हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे लास्ट लेक्चर का। ओके, सो देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड प्लस बेस, एसिड एंड बेस की रिएक्शन के थ्रू हमें एज अ प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जितने भी सॉल्ट्स जो कि इस रिएक्शन के थ्रू बन रहे होते हैं वो सारे सॉल्ट्स आपके न्यूट्रल होंगे। ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट्स जो होते हैं उनका भी अपना अलग एक पीएच होता है। ओके, एंड वो पीएच इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से एसिड्स एंड बेसिस ने रिएक्ट करके उस सॉल्ट को फॉर्म किया है। ओके, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए सॉल्ट्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट फैमिलीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर आपके पास K2SO4 एंड MgSO4 है, ओके, तो इसको आप कौन सी फैमिली में डालेंगे? इसको आप सल्फेट सॉल्ट्स बोलेंगे, यानी कि ये सल्फेट फैमिली के सॉल्ट्स हैं। ओके, इसी तरीके से जब हम NaCl एंड KCl की बात करते हैं, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। ओके, तो ये जो है क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम पीएच की बात करते हैं, सॉल्ट्स के पीएच की, तो जो कौन कौन सा एसिड एंड कौन कौन सा बेस मिल करके उस सॉल्ट को फॉर्म कर रहे हैं, ये उस बात पर डिपेंड करता है। ओके, लाइक अगर हम बात करें, अगर आपका स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस मिल करके बना रहे हैं सॉल्ट को, तो जो आपका सॉल्ट है वो आपका न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका पीएच जो है वो आपका 7 होगा। एंड इसी तरीके से अगर आपके पास स्ट्रांग एसिड है बट आपने वीक बेस लिया है, ध्यान रहे मैंने यहाँ पर स्ट्रांग एसिड को S.A से लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस है, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट होगा वो आपका एसिडिक होगा। ओके, एंड उसका जो पीएच है वो आपका लेस देन 7 होगा। एंड इसी तरीके से अगर आपके पास स्ट्रांग बेस है एंड आपने वीक एसिड लिया है, तो जो आपका सॉल्ट हो जाता है वो आपका बेसिक आता है नेचर में, एंड इसका जो पीएच होता है वो आपका ग्रेटर देन 7 आता है। ओके, तो इस तरीके से ये बात यहाँ पर प्रूव होती है कि आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा ही न्यूट्रल नहीं होते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का एसिड एंड किस टाइप का बेस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, फिर हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। कॉमन सॉल्ट ये किसको बोलते हैं? NaCl को, जिसको हम यूज इन फूड, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, जो नमक हम खाते हैं वही होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, इसकी रिएक्शन हमने आपको बताई थी कि HCl एंड NaOH जो होते हैं वो रिएक्ट करके हमें NaCl एंड वाटर प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर NaCl जो होता है ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर NaOH जो है वो आपका स्ट्रांग बेस हो जाता है, एंड जो यहाँ पर HCl है ये आपका स्ट्रांग एसिड हो जाता है। अब देखिए ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसीलिए हम इसको अपने खाने में यूज़ कर पाते हैं, इसीलिए ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ओके, ये जो होता है यूजुअली हमें सी वाटर से मिलता है, सी वाटर से। ओके, और सी वाटर से मिलने की वजह से इसमें जो है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। एंड ये जो होता है आपका बहुत से और कंपाउंड्स को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। ओके, हमने बहुत से कंपाउंड्स के बारे में कल जाना था कि कौन कौन से कंपाउंड्स को बनाने में ये हमारी हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपका NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2। ओके, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बनाने में जो है हमारा NaCl एक रॉ मटेरियल का काम करता है, यानी कि कच्चा माल का काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो NaCl है ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ओके, सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड सबसे पहले हम आज का चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, सो सबसे पहले हम
चैप्टर फ्लो देखते हैं आज का। चैप्टर फ्लो, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स formed from NaCl, ओके, कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम NaCl। एंड सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या सच में ड्राई होते हैं या नहीं। वाटर कंटेंट इन सॉल्ट्स, यानी कि जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि पानी पाया जाता है, तो पानी पाया जाता है तो क्या वो सच में गीले होते हैं या फिर सूखे ही होते हैं। क्योंकि हमें ये बात पता है ना कि जिस भी चीज़ में पानी पाया जाता है वो चीज़ गीली होनी चाहिए, दिमाग में आता है ना भाई। जब भी हम पानी का नाम सुनते हैं, वाटर का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो नदी की जो आवाज़ होती है उस टाइप का बहता हुआ पानी नज़र आता है, राइट। तो इस वजह से हम ये देखेंगे कि बहुत से सॉल्ट्स में जो वाटर कंटेंट पाया जाता है, क्या वो वाटर कंटेंट पाए जाने के बाद भी सच में सूखे ही होते हैं या गीले होते हैं। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर का यही कंटेंट है। तो आइए चलिए हम फर्स्ट हेडिंग से अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है? कंपाउंड्स formed with the help of NaCl, ओके। तो देखिए, NaCl helps as a raw material for many substances of daily use. For example, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2, etc। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें NaCl जो है हमें वो कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। डोंट वरी, इन कंपाउंड्स के बारे में हम अभी इसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, ये किस चीज़ में काम आते हैं, इनको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनको बनाते टाइम हमें क्या क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। ओके, तो आइए हम हमारे फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक अ कलर, ये कलर ले लेते हैं। हेडिंग डालेंगे हम NaOH, ओके। अब देखिए, NaOH, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा, ओके। सो ये जो है ये इसका केमिकल नेम हो जाता है एंड दिस इज इट्स कॉमन नेम, ओके। सो कॉमन नेम एंड केमिकल नेम्स जो होते हैं कुछ कंपाउंड्स के आपको याद रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अब देखिए, अब हम इसकी बनाने की प्रोसेस लिखते हैं कि ये किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ओके। सो क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं, एक हमने यहाँ पर बीकर लिया है, ओके। इस बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर फिट करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, एंड इन इलेक्ट्रोड के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगा दी हमने, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर हमने एक होल बनाया है, एक इधर होल बनाया है, एंड एक यहाँ पर होल होता है, ओके। यहाँ पर से ये इस तरीके से बंद होता है, ओके। सो यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से इसमें क्या डालते हैं, NaCl, ओके। एंड कुल मिलाकर के ये जो आपका ये पार्ट होता है बीकर का नीचे वाला, यहाँ पर आपका NaCl + H2O का घोल होता है, ओके, जिसमें से वाटर हम इस साइड से डालते हैं एंड NaCl हम इस साइड से डालते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं,
तो क्या होता है कि हमारा जो ये बीकर होता है, इसी में नीचे यहाँ पर जो है हमें NaOH मिल जाता है बना हुआ, ठीक है। NaOH का हमें एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है। फिर क्या होता है कि हमें इसके साथ में क्लोरीन गैस भी मिलती है एंड हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, ओके, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। यहाँ से जो है आपकी ये क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ओके। सो अब हम इसकी जो है इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके लिए हम एक डिफरेंट कलर चूज करेंगे। क्या है इसकी इक्वेशन? NaCl प्लस H2O गिव्स यू व्हाट? NaOH प्लस, और क्या बना था हमारे पास? क्लोरीन गैस बनी थी एंड हाइड्रोजन गैस बनी थी, ओके। सबसे पहले हम इनकी फेजेस लिख लेते हैं कि हमने किस चीज को किस फेज में लिया था। तो यहाँ पर जो NaCl था वो हमारा एक्वस फेज में था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने NaCl प्लस वाटर लिया था, तो यानी कि मैंने उसका घोल बनाया था। तो यहाँ पर जो NaCl है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में है एंड ऑब्वियस सी बात है जो वाटर है हमारे पास वो लिक्विड फेज में ही होगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी चीज को एक्वस तब बोलते हैं जब किसी भी कंपाउंड को हम वाटर में, किसी चीज को वाटर में घोल कर कोई एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ओके, तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। बट अगर जैसे हम वाटर की बात कर लें या फिर हम एथेनॉल की बात कर लें, अगर ये दोनों चीजें अपनी प्योर स्टेट में हैं, यानी कि इनमें कुछ नहीं मिलाया गया है और सिर्फ वही वो है उस पॉट में या बीकर में, तो हम उसको लिक्विड स्टेट में बोलेंगे, ओके। यहाँ पर जो वाटर है वो अपना किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ है, ओके। तो वाटर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में है एंड हमें जो ये यहाँ पर NaOH मिला है ये हमें एक्वस सोल्यूशन में मिला है, ओके। एंड Cl2 ऑब्वियस सी बात है गैस है, तभी तो वो यहाँ से निकल रही है अपने आप, राइट। एंड H2 जो है ये भी हमारी गैस ही है। भाई जो चीज अपने आप स्केप कर रही है उसका मतलब है ना कि वो हमें गैसियस फेज में मिल रही है वहां पर, ओके। या सो देखिए, ये जो हम इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लेते हैं इसमें से जो होता है हमारा एक पॉजिटिव होता है एंड एक हमारा नेगेटिव होता है। इन दो इलेक्ट्रोड्स में से एक आपका पॉजिटिव होता है एंड एक आपका नेगेटिव होता है, ओके। जो पॉजिटिव वाला एंड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं एंड जो आपका नेगेटिव वाला एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव वाला एनोड होगा एंड नेगेटिव वाला जो होता है वो कैथोड होता है, ओके। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन है तो हम इधर 2 क्लोरीन करेंगे, बट इधर हमारा जो सोडियम है वो 2 हो गए, बट यहाँ पर सोडियम 1 है तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर हम इधर जब देखते हैं तो हमारे पास 2 वाटर हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर भी 2 हैं बट यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 हैं, ओके। तो इधर जो है 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं बट इधर 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड भी जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हम देखते हैं तो ये इक्वेशन जो है हमारी बिल्कुल ही बैलेंस इक्वेशन लगती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ओके। कौन सा कलर लें इस बार? ये लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है ये हमें एनोड पर मिलती है, ओके, एट एनोड। एंड जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है ये हमें एट कैथोड पे मिलती है, ओके, एट कैथोड। एनोड हमने कौन सा वाला बताया था? प्लस वाला। एंड कैथोड कौन सा बताया था? माइनस वाला, ओके। सो यानी कि क्लोरीन गैस जो है वो हमें एनोड पर मिल रही है एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें कैथोड पर मिल रही है। तो ये जो है अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन पर ये ऐसे जमा टाइप की हो जाती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कौन सी किस पर मिल रही है, ओके। अब देखिए, अब ये रिएक्शन आई होप कि आपने अच्छे से समझ ली होगी कि हमने यहाँ पर NaCl डाला, उसका हमने वाटर में घोल बना करके उसको डाला, उसमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो जो है हमें ये रिएक्शन मिली, ओके। अब हम इस रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ओके, क्योंकि हमें डेफिनेशन भी तो लिखनी होती है ना। या सो लेट्स राइट सम पॉइंट्स अबाउट इट। NaOH is formed when we pass electricity through the solution, through the aqueous solution, through the aqueous
aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl। ओके, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि aqueous solution of NaCl को एक नाम दिया गया है, स्पेशल नेम, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, यानी कि जब आपके सामने ये टर्म आए ब्राइन सॉल्यूशन, तो आपको ये आपके दिमाग में आना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl को वाटर में घोल करके जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, या सो NaOH तब बनता है जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमें NaOH मिलता है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि ब्राइन सॉल्यूशन decomposes to form NaOH। NaOH का कॉमन नाम हमने क्या आपको बताया था, कास्टिक सोडा। ओके, अब देखिए ये जो हमने ऊपर ये जो हमने रिएक्शन देखी थी, ये जो रिएक्शन हमने देखी थी, इस रिएक्शन को टोटल एक नाम दिया गया है। ओके, क्या नाम दिया गया है, आइए देखते हैं। above mentioned reaction is called, let me change the color, chlor-alkali process। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि हमने इसको यही नाम क्यों दिया गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम ही क्यों दिया गया है, क्या ऐसा स्पेशल है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनके बेसिस पर हमने इस रिएक्शन का ये नाम रखा है। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर एक क्लोरीन मिल रहा है, राइट। यहाँ पर जो क्लोर है वो वर्ड क्लोरीन को शो कर रहा है, एंड एल्कली वर्ड जो है वो आपका NaOH को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए NaOH यहाँ पर जो Na है, सोडियम है, वो एक एल्कली मेटल है। ओके, एल्कली मेटल है। एंड हमने आपको बताया था ना कि जो बेसेस जो होते हैं, जो बेसेस आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, राइट। तो NaOH उन्हीं बेसिस में एक होता है, तो इसीलिए जो है इस रिएक्शन को हमने क्लोर एल्कली लिखा है। इसको हटा करके हम अलग से लिखते हैं। ओके, या बिकॉज it is named so, because chlor means chlorine and alkali means NaOH। ओके, सो ये जो है आपकी पूरी रिएक्शन थी कि NaOH जो होता है वो आपका किस तरीके से बनता है, उसकी जो टोटल रिएक्शन की जो टोटल प्रोसेस होती है वो ये होती है। ओके, अब NaOH जो होता है ये आपका बहुत सारे और कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है। कास्टिक, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर जो है NaOH बनाने की प्रोसेस समाप्त होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट NaOH, सॉरी, नाउ वी विल टॉक अबाउट CaOCl2। सो CaOCl2, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। ओके, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ओके, सो
ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, एंड इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। देखिए ये जो CaOCl2 है ये आपको दिखने में ऐसे बहुत ही कॉमन नॉर्मल फॉर्मूला लग रहा है, बट इसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से जो होती है टैंगल्ड होती है, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे क्या बनता है। इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे, बीच में ही आपको रिएक्शन बताएंगे। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस आपकी इधर बनी थी ऊपर NaOH वाले रिएक्शन में, यहाँ पर जो ये क्लोरीन गैस बनी थी, यही क्लोरीन गैस हमारी इधर यूज होती है। ओके, सो क्या होगा कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन से आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl की बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस produced during electrolysis of brine solution अब ब्राइन सॉल्यूशन के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन विच इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो इसकी क्या रिएक्शन होती है आइए हम देखते हैं। उसके लिए हम कलर चेंज करेंगे पहले, सो आइए देखते हैं। इसकी रिएक्शन मैं पहले लिखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी इसके बारे में। CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं इस क्लोरीन गैस से, जो कि हमें NaCl के एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते टाइम मिला था। ओके, एंड इससे हमें क्या मिल जाता है, CaOCl2 प्लस H2O। ओके, प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा कंपाउंड क्या है। ओके, सो लेट्स सी ये क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बट इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब देखिए यूजुअली तो हम इसको सिर्फ स्लेक्ड लाइम ही बोलते हैं, बट यहाँ पर ड्राई वर्ड जो है वो स्पेशली दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एकदम ड्राई स्लेक्ड लाइम लेना है, ये नहीं कि उसमें वाटर का कंटेंट भी मौजूद है और आप उसकी रिएक्शन कराने चल दिए हैं क्लोरीन से। ओके, सो यहाँ पर जो ड्राई वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब हम ज़रा सा भी उसके कंपोनेंट्स एंड कंटेंट के बारे में अगर हम ज़रा सी भी छेड़छाड़ कर देते हैं तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो उस तरीके से उस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पाती है जैसे ही हम चाहते हैं, या हमें वो प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो हम चाहते हैं, यानी कि रिएक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आपकी गैस है, आपको क्लोरीन गैस पता ही होगा। यहाँ पर जो CaCl2 होता है, CaOCl2, यही है आपका वो कंपाउंड जिसको बनाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ओके, एंड ये तो हमारा सबका जाना माना वाटर है जो कि हमें जिंदा रखता है। ओके, सो देखिए अब हम हमारे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं कि ये किस लिए यूज होता है, क्या इसका क्या होता है। ओके, सो देखिए ब्लीचिंग पाउडर नाम सुन के ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत से लोगों को पता है ना कि कपड़े जो होते हैं वो ब्लीच कराए जाते हैं। जब भी हमारे मान लीजिए हमारे कपड़ों पर कोई कलर वगैरह गिर जाता है या कोई दाग वगैरह लग जाता है तो उसको ब्लीच करा के उस दाग को हटाया जाता है ना। तो ब्लीच का मतलब यही होता है कि वो जो कोई भी कलर सब्सटेंस है तो उसका जो कलर होता है वो हटा देता है। ओके, सो उसको जो है कलरलेस बना देता है, तो ये होता है ब्लीचिंग का मतलब। ओके, सो इसका यूज़ कहाँ होता है, ब्लीचिंग powder is used for bleaching of clothes
वुड, या ये लकड़ी पर भी यूज होता है, वुड एंड पेपर, वुड कॉमा पेपर ETC। बहुत सी बाकी चीज़ें हैं जिन पर बहुत लोग अपने हेयर भी ब्लीच कराते हैं। ओके, सो बहुत से सब्सटेंसेस हैं जहाँ पर आपका जो ब्लीच है वो यूज़ होता है। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, जो कि आपका कपड़ों पे, लकड़ी पे, पेपर, आप जो ये पेपर यूज़ करते हैं कॉपी वगैरह में, ये बिल्कुल वाइट होते हैं। तो ये ब्लीचिंग का कमाल है कि वो इतना ज़्यादा वाइट होता है। ओके, या नेक्स्ट पॉइंट, ब्लीचिंग powder acts as an oxidizing agent। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड खुद को रिड्यूस करते हैं। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। देखिए, इसका ऑक्सीडाइजिंग होना ही इसके ब्लीच करने के काम को सेटिस्फाई करता है। ओके, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये कपड़ों को ब्लीच करता है। ओके, सो ये एक उसका रीज़न है, राइट। एंड इसका एक और भी काम होता है हमारे ब्लीचिंग पाउडर का, इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम germs। देखिए, आपने कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों के घरों में ऐसा मैंने ज़्यादातर तो घरों में नहीं देखा है, बट या अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि आप जिस भी RO या जिस भी मशीन से पानी वगैरह लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसके आसपास एक अजीब सी स्मेल टाइप की आती रहती है। तो वो जो स्मेल होती है वो आपकी क्लोरीन की स्मेल होती है, एंड वो इसी ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होती है, क्योंकि ये एक काम करता है जो कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स जो होते हैं उसमें उनसे फ्री कर देता है। तो जो पानी है वो हमारे लिए ज़्यादा पीने लायक हो जाता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा बेकिंग सोडा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बेकिंग, सॉरी मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ। बेकिंग सोडा, it is NaHCO3। okay, NaHCO3। सो इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो होता है ये इसका केमिकल नेम होता है। इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा। सो NaHCO3 फार्मूला हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम हो गया, बेकिंग सोडा जो है इसका कॉमन नेम हो गया। अब देखिए, इसकी रिएक्शन पढ़ने से पहले हम आपको 2-3 पॉइंट बता देते हैं, या रुकिए पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं ये कैसे बनता है। ओके, सो देखिए, अब इसे, ये जो बेकिंग सोडा है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। NaCl, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते नहीं हैं, उससे पास कराते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, एंड क्या करते हैं, वाटर लेते हैं एंड साथ में NH3 लेते हैं, जो कि इस रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ओके, सो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही है। ऑब्वियस सी बात है, हम यही बनाने के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये तो प्रोडक्ट में होगा ही, NaHCO3, एंड साथ में आपको एक सपोर्टर प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl। ओके, NH4Cl। अब हम इनके यहाँ पर नाम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। या सो यहाँ पर जो है आपका ये जो NH4Cl मिला है, ये क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें अमोनियम आयन है एंड क्लोरीन है। ओके, NH4+ एंड Cl-। ये है हमारा बेकिंग सोडा, ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब देखिए, बेकिंग सोडा ये जो है, हमने अपने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक हमने आपको
कंडीशन बताई थी किसी भी फैमिली मेंबर को एसिडिटी हो जाने वाली। ओके, सो जो हमारा ये आपका NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है, ये आपका एज अ एंटासिड भी यूज होता है। ओके, सो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हमारे NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा के बारे में। तो आइए लाइन टू लाइन लिखते हैं। बेकिंग सोडा is used as एंटासिड यानी कि ये आपको एसिडिटी में राहत देता है। ओके, राहत देता है। एंड और क्या होता है कि आपने कई बार अपने किचन वगैरह में देखा होगा, आप जो है इसका जो यूज़ है वो अपने कई डिशेस में भी करते हैं। ये क्या करता है, डिशेस को क्रिस्पी बना देता है, क्रिस्पी, ओके, कुरकुरा बना देता है। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर फूड मेकिंग crispy dishes लाइक पकौड़े हो जाते हैं, डोसा वगैरह है, इसमें हम ये मिक्स करते हैं ताकि जो हमारी लेयर बनती है वो थोड़ी क्रिस्पी रहे। ओके, एंड और क्या होता है कि हम इसको कभी कभी इसलिए ये ऐड करते हैं ताकि इससे जो है कुकिंग फास्ट हो जाए, जो खाना बन रहा है वो जल्दी बन जाए। ओके, इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग समटाइम्स, यानी कि कभी कभी जो है हम इसको खाना जल्दी पकाना है हमें, तो भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसको हम एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। अब एंटासिड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब है ना कि ये आपका माइल्ड है, नॉन कोरोसिव है, बेसिक सॉल्ट है, राइट, तभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब देखिए इसको हम फॉर एसिडिटी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका बेसिक सॉल्ट होगा। नॉन कोरोसिव का मतलब है कि ये जो है हमारी जो माउथ है एंड जो हमारी ईसोफेगस है, इसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ओके, एंड माइल्ड है यानी कि ये जो है हल्का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ओके, सो ये जो होता है माइल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम इसको क्या करते हैं, ये तो हमारा बेकिंग सोडा है, ये जो होता है हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो कि हमारे घरों में यूजुअली डब्बे वगैरह में रखा रहता है, खाने में पड़ता है, पकौड़े में पड़ता है, तो ये यही होता है वो बेकिंग पाउडर जो कि हम डालते हैं। ओके, अब बेकिंग पाउडर यूजुअली, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, राइट। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये यूजुअली होता है कि हम बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, यानी कि हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल का मतलब होता है जो कि खाने के लायक होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो एसिड्स आपके खाने के लायक होते हैं वो हम बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं। अब एडिबल एसिड्स में आपका कौन कौन आ जाते हैं, जैसे आपका एक टार्टरिक एसिड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। ओके, एंड बेकिंग पाउडर जो होता है ये हमारा खाने में यूज होता है। अब ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये जो है आपका एज अ एंटासिड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट एक और हमारा पॉइंट है, क्या है, सोडा एसिड जो होता है, सोडा एसिड मिक्सचर can be used as fire extinguisher। ओके, क्योंकि देखिए जो सोडा एसिड मिक्सचर होता है वो जब एक दूसरे के साथ, देखिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए, सॉरी इसकी स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक्सटिंग्विशर यस होता है, या
तो जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले हम उसको हिलाते हैं फिर एकदम से छोड़ते हैं तो उसमें से झाग ऐसा निकलता है, राइट। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, सोडा एंड एसिड का मिक्सचर होता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको तेजी से हिला रहे होते हैं तो सोडा एंड एसिड के बीच में रिएक्शन होने लगती है, जिससे क्या होता है कि हमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एज अ प्रोडक्ट। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमें आग को बुझाने में हेल्प करती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आग जो जल रही है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो जो क्या होता है कि जब हम उस पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो बुझ जाती है। तो ये जो होती है आपकी प्रोसेस होती है एक फायर एक्सटिंग्विशर के काम करने की, कि ये कैसे काम करता है, ओके। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स आपके NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा रहेगा, चलिए वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे Na2CO3.10H2O, ओके या। सो इसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम इसका होता है वॉशिंग सोडा। एंड इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है, इसकी हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम इसके कुछ यूजेस एंड इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ओके। सो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, कैसे बनता है ये जो हमने अभी ऊपर आपको ये बना के दिखाया था, क्या बनाया था, बेकिंग सोडा, राइट। बेकिंग सोडा बनाया था इस रिएक्शन के थ्रू। तो हम इसी बेकिंग सोडा को यूज़ करेंगे हमारा ये वॉशिंग सोडा बनाने में, ओके। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, NaHCO3, इसको जब हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है कि ये टूट जाता है, काहे में, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, ये रिएक्शन होती है, ओके। सो अगर हम इसको सही से देखें तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी एक तरीके से ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ओके। रिवर्सिबल का मतलब है कि दोनों साइड्स में हो सकती है, ओके। सो NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये आपका Na2CO3 देता है एंड वाटर देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 10H2O लिखा है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ Na2CO3 ही मिला है, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2O, ओके। सो ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ओके, क्योंकि इसमें जो है वाटर के जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एडेड होते हैं, ओके। सो अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए ये जो आपका Na2CO3 होता है .10H2O, ये आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट, ओके। ये आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है। अब देखते हैं ये आपका किन किन काम आता है, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव permanent hardness of water, ओके। सो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो हो जाती है आपकी क्लोरीन वगैरह जो आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं, उनकी वजह से जो होती है वो हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाती है, जो कि ये हमारा वॉशिंग सोडा काम करता है उसको हटाने में, परमानेंट हार्डनेस, ओके। और कहाँ ये यूज होता है, ये जो होता है आपका ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ओके। सो इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। अब देखिए जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वॉशिंग सोडा है, राइट। तो वॉशिंग सोडा है,
यानी कि ये चीज़ों को साफ करने में हेल्प कर रहा है। अब वाटर जो है उसमें हार्डनेस पाई जा रही है, तो ये क्या कर रहा है कि देखा जाए तो उसकी सफाई ही तो कर रहा है, जो उसमें एक्स्ट्रा के सॉल्ट्स ऐड थे, आयंस ऐड थे, उनको हटा रहा है। तो ये एक तरीके से सफाई का काम कर रहा है। तो ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यही काम करता है। ओके, और ये क्या करता है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जो कि सोडियम से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो इसका सोडियम का एक बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है, ये वो भी बनाने में वो कंपाउंड होता है आपका बोरेक्स। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। अब आप बोरेक्स के बारे में अगली क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे। बोरेक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ओके, सो मैंने बोला था ना कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आपको जो है अगली क्लासेस में मिलेगी अच्छे से पढ़ने को। ठीक है, Na2B4O7.10H2O, इसमें भी जो है 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड अब देखिए, इसको हमने वॉशिंग सोडा बोला है। ठीक है, तो हम इसका यूजुअली घरों में भी काम करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। फॉर डोमेस्टिक मतलब घरों के कामों में, डोमेस्टिक पर्पस यानी कि जो घरों के काम होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, डिटर्जेंट में भी तो ये पाया जाता है, तो वही आपका धुलाई के ही काम आता है आई थिंक, डिटर्जेंट। सो इस तरीके से जो है ये आपका यूज़ होता है, राइट। अब देखिए, ये जो कंपाउंड्स थे इनके बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो बच रहा है, वो करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है Na2B4O7.10H2O, मैंने यहाँ पर लिखा है Na2CO3.10H2O। तो अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या ये सच में गीला होता है या फिर ड्राई होता है? और अगर इसमें अगर ये ड्राई है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होने का क्या मतलब है? हाँ, ये चीज़ सोचने वाली है। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। Presence of water molecules in salts। क्या ये सच में ड्राई होते हैं? ये है हमारा आज का टॉपिक। ओके, सो हमें क्या करना है कि आपको मैं एक एक्टिविटी देती हूँ। ओके, तो एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, लाइक लिख देती हूँ। सो साइज कम करते हैं, या सो एक्टिविटी आपको एक करनी है। क्या करनी है कि आपको जो है कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं CuSO4 के। ठीक है, एक जो है ड्राई ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, टेक few crystals of CuSO4 in a dry boiling tube, यानी कि वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब देखिए, आपने जब ये लिया तो आप थोड़ी ही देर बाद क्या नोटिस करेंगे, वी नोटिस few water drops in tube। ठीक है, मैंने आपको ड्राई ट्यूब इसलिए लेने को बोला था कि अगर वो एकदम ड्राई होगी तो अगर आपके CuSO4 के साथ ज़रा भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपको उसमें दिखाई दे जाएगा, उसकी जो ड्रॉप्स होंगी वो उसकी वॉल पे आ जाएंगी। तो यही होता है कि जब आप CuSO4 को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो टेक फ्यू एंड हीट देम, ये मैं लिखना भूल गई थी, एंड हीट देम। ओके, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि हम उस ट्यूब के आसपास जो है वॉल पे कुछ वाटर के ड्रॉप्स देखते हैं। ओके, वाटर के ड्रॉप्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि CuSO4 के अंदर जो है कुछ वाटर के ड्रॉप्स थे। ओके, इससे हम क्या एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, दैट CuSO4 crystals
crystals seem to be dry, seem to be dry यानी कि वो हमें दिखने में तो बिल्कुल सूखे लगते हैं, क्रिस्टल है ना, ओके, बट contain water of crystallization, water of crystallization। अब ये water of crystallization क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ओके। water of crystallization, so यानी कि जो CuSO4 होता है उसके क्रिस्टल्स आपको ड्राई दिखाई देते हैं बट वो ड्राई होते नहीं हैं, ओके। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ये नई टर्म है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर present in one formula unit of a salt, present in one formula unit of salt, ओके। सो देखिए अब मैं इसको आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ये तो आपकी डेफिनेशन हो जाती है लाइक बुकिश लैंग्वेज। देखिए इसने बोला है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि आप जब एक यूनिट यानी कि एक मॉलिक्यूल उस सॉल्ट का ले रहे हैं तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जिस तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे उसी तरीके से जो वाटर है वो भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ओके। सो ये मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, यानी कि जो सबसे बेसिक लेवल पर जितना वाटर का अमाउंट वहाँ पर मौजूद है वही होता है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। यानी कि एक यूनिट फार्मूला पे, यानी कि उसका और कोई मॉलिक्यूल कोई कुछ नहीं, एक अकेले मॉलिक्यूल के साथ जितना वाटर खड़ा होता है वही होता है उसका क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। या सो और क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो वाटर होता है वो इसका अलग हो जाता है, और क्या होता है कि हमारा जो CuSO4 होता है वो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है, ओके। व्हेन वी हीट CuSO4, ओके, वाटर इज रिमूव्ड, वाटर इज रिमूव्ड। आपने देखा था ना कि बूंदें जो हैं वो उसकी दीवार पे आ गई थी, उससे निकल गई थी, तो जब वाटर रिमूव हो गया है तो सॉल्ट क्या होता है हमारा, वो वाइट कलर का हो जाता है, एंड सॉल्ट बिकम्स वाइट, वाइट which was blue in color, which was blue in color in presence of water, in presence of water due to Cu2 plus ions, Cu2 plus आयंस। अब मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी आयन जो होते हैं उनको खुद को लिबरेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि जब हमने उस सॉल्ट को गर्म किया उसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो निकल गए तो सॉल्ट जो था वो आपका वाइट कलर का हो गया, ओके। बट जैसे ही हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर की फिर से ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्ट था वो हमारा फिर से अपना जो ब्लू कलर था वो रीगेन कर लेता है, ओके। इसका मतलब है कि जब हमने उसमें वाटर ऐड किया है तो जो हमारा सॉल्ट है उसमें जो Cu2 प्लस आयंस थे वो भी लिबरेट हो गए वाटर की प्रेजेंस में, ओके। तो ये जो है इससे हम पता कर सकते हैं कि वाटर है किसी सॉल्ट में या नहीं है, ओके। देखिए अब हमने ये तो देख लिया कि उसमें वाटर होता है, बट इसका जो हाइड्रेटेड यानी कि वाटर के साथ वाला फॉर्मूला क्या होता है, ओके। सो हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर के साथ, हाइड्रेटेड फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, यानी कि उसके साथ 5 जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। 5 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जब हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, वॉशिंग सोडा के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 10, राइट, Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही आपका एक कंपाउंड आता है जिप्सम, जिप्सम
इसका क्या फार्मूला होता है, इसमें आपका जो CaSO4 होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं। ओके, ये आपका जिप्सम होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम एक और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, जिप्सम से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, उसमें एज अ रिजल्ट जो है हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ओके, जिप्सम, मान लीजिए जिप्सम को यहाँ पर लिया हमने, जिप्सम, इसको हमने हीट कर दिया, कितने पे, टेम्परेचर इसका फिक्स है, ओके, एट 373 यानी कि 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, सो ये क्या हमें दे देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, फार्मूले इनके देख लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, जैसा कि ऊपर लिखा था। इसको हमने यहाँ पर गर्म किया एट 373 केल्विन। याद रहे टेम्परेचर इज फिक्स्ड, टेम्परेचर इतने ही टेम्परेचर पर ये चेंज होगा। ओके, क्या होता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब यहाँ पर देखिए 2 H2O के मॉलिक्यूल्स थे बट वो जो हैं घट के हाफ हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जिप्सम इन द एबव रिएक्शन जिप्सम लूजेज वाटर। ओके, तो अगर हम इसके केमिकल फार्मूले की बात करते हैं तो ये आपका आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ओके, ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP लिख देते हैं। ओके, POP जो होता है इज अ वाइट पाउडर used as plaster for fractured बोन्स, यानी कि जब हड्डियां टूट जाती हैं और डॉक्टर जो है वो एक प्लास्टर चढ़ाता है ना वाइट कलर का, तो वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, POP गिव्स gypsum on mixing with water, यानी कि अगर हम POP में थोड़ा सा भी अगर वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये आपको तुरंत ही ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। ओके, क्या होती है इसकी रिएक्शन, CaSO4.12H2O है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है जी। इसमें जब हम 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बना देता है आपका CaSO4.2H2O। ये रिएक्शन मैंने आपकी बैलेंस करके लिखी है। ओके, यानी कि यहाँ पर ये आपका POP है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको बना के दे देता है जिप्सम, अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा भी वाटर यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी, CaSO4.12H2O है, बट यहाँ पर ये हाफ मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट हो सकता है भाई। वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है, बट क्या उस मॉलिक्यूल को आधा आधा किया जा सकता है, हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्होंने कैसे लिख दिया है। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव half molecule of water। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर ये है कि इसको हमने लिखा है इस फॉर्म में। ओके, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, जबकि आंसर क्या है, आंसर इसका ये है कि 2 molecules ऑफ CaSO4 है यहाँ, या सही है वहाँ पे, CaSO4 shares
1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारे, इसका मतलब है कि दो जो CaSO4 के एटम्स हैं वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ में है, यानी कि दोनों में गहरी दोस्ती है और वो दोनों एक ही वाटर बॉटल से काम चला रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक चीज़ कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, ओके, एक का नाम है A, एक का नाम है B। इन दोनों को जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप से हैं, ओके। यहाँ पर ये किसी, मान लीजिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पर इनके पास जो है एक ही वाटर बोतल है, ठीक है। अब इन दोनों को प्यास लगती है तो ये बोलते हैं क्या हुआ यार, हम जिगरी दोस्त हैं, हम एक ही वाटर बॉटल शेयर कर लेंगे, ओके। तो यही हाल है, यही हाल है इसका भी। CaSO4 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। उन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो जो है एक ही वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो शेयर करते हैं, ओके, राइट। तो दो जो है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो CaSO4 हैं एंड एक जो है वो वाटर बॉटल है, ओके। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो CaSO4 हैं जो कि एक ही वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से हमने वहाँ पर हाफ H2O लिखा था, क्योंकि इसी को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ओके। सो ये कहानी थी उसके पीछे। अब POP जो होता है इसको हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। POP is used for making toys and surface smooth, क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉल वगैरह होती है उस पर पुट्टी नहीं की जाती, तो ये वही POP है, ओके। सो इससे क्या होता है, सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको जो है हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।